बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 8 दिसंबर पाकिस्तान में पीर की सुबह और सबसे पहले टाइम ट्रैकर आसिम मुनीर्स डिफैक्टो माशाल्लाह या मिलिट्री राज का 9वां दिन, जी हाँ 9th डे। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और जो सबसे पहली खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो खबर जब मैं आपको दे रहा हूँगा तो आप हैरान तो होंगे लेकिन साथ साथ आपको यकीन नहीं आएगा। आपको लगेगा मैं मगालता आराई कर रहा हूं, हकीकत में ऐसे भला कैसे हो सकता है। मुझे भी शुरू में ऐसा ही लगा कि ये एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। पाकिस्तान के DGISPR पाकिस्तान की आर्मी की यूनिफॉर्म के अंदर रावलपिंडी में खड़े होकर पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में एक पाकिस्तानी खातून सहाफ़ी के सवाल का जवाब देते हुए उन्हें आंख मार रहे हैं। जी हाँ, दुरुस्त सुन रहे हैं। अब जो यूरोप और दूसरी जगहों पर हैं, नॉर्थ अमेरिका में, उनको शायद इसकी समझ ना आए, लेकिन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट, इंडियन कॉन्टेक्स्ट और मिडल ईस्ट का कॉन्टेक्स्ट और तुर्की का कॉन्टेक्स्ट जो हमारा रीजन है सारा, उसमें तो ये बहुत ही मायूब कॉन्टेक्स्ट है। इसकी जो रेमिफिकेशंस हैं वो बहुत ही मायूब हैं और मैं अभी तक हैरान हूं कि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी को क्या सूझी कि अप्सा कोमल साहबा, जिन्होंने बहुत ही मयारी सवाल किया। सवाल उनका ये था कि ये जो आपने नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार दे दिया है इमरान खान को, ये पहले भी आप करार देते रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस टर्म को, इस लफ्ज़ को बहुत मिसयूज़ किया गया है माजी की स्टैब्लिशमेंट्स ने। जाहिर है उनका इशारा यही था कि माजी के जो जर्नल्स हैं उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए इसे बहुत मिसयूज़ किया है। ये लफ्ज़ तो उनके नहीं, ये तो मैं ऐड कर रहा हूँ। तो उनका सवाल ये था कि ये दोबारा ये आप नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कह रहे हैं तो क्या मतलब है आपका। सवाल बहुत पायदार था और जिस दिन उन्होंने सवाल किया था परसों, मैंने उसी दिन ट्विटर पर जाके जिन 3-4 जर्नलिस्टों की तारीफ की अच्छे सवालों में, उनमें से एक सवाल अप्सा कोमल साहबा का भी था और उसी दिन हमने अप्रिशिएट किया। कल मैं सोशल मीडिया पर जब इन तमाम चीज़ों को एक बार फिर से देख रहा था तो अचानक मैंने नोटिस किया कि जब वो सवाल पूछ रही हैं उसके बाद जो DGISPR अहमद शरीफ चौधरी हैं वो विंक कर रहे हैं, मतलब कि आंख मार रहे हैं अप्सा कोमल साहबा को उनके सवाल के जवाब में। मुझे पहले यकीन नहीं आया और आजकल क्योंकि सब कुछ आपको पता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो जाता है तो मेरी पहली फील यही आई कि नहीं, कोई इतना कैजुअल नहीं हो सकता, इतना बेवकूफ़ नहीं हो सकता या इतना इररिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता कि पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट को, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही रीज़नेबल, रिस्पेक्टेबल खातून सहाफ़ी के साथ इंटरेक्ट करते हुए यूनिफॉर्म के अंदर इस तरह का नेशनल टेलीविज़न के ऊपर, जब पूरी टेलीविज़न की स्क्रीन्स आपके ऊपर हैं, लाइव ट्रांसमिशन जा रही है तो आप विन करेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने दूसरे टेलीविज़न की जो ब्रॉडकास्ट थी, जो वीडियोस उनके यहाँ पड़ी थी, डिफरेंट सोर्सेज पर जाके देखा, वो वाला हिस्सा तो हर जगह पर वो वाकई विंक कर रहे थे। तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, ये तो उन्होंने असल में ये कारनामा अंजाम दे दिया है। जब किसी भी इदारे में से मेरिट का डिपार्चर होता है तो फिर ऐसी मत मारी जाती है और ऐसी ऐसी हरकतें इंसान करता है, या तो वो प्रेशर में होता है जब उससे ऐसी हरकतें होती हैं, या ओवर कॉन्फिडेंट होता है। ये अब आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपके ख्याल में अहमद शरीफ चौधरी साहब जो हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट थे या प्रेशर में खेल रहे थे, इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि एक पाकिस्तानी खातून को पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में, पाकिस्तानी प्रेमिसेस के अंदर, पाकिस्तानी फौज की वर्दी पहन के, आर्मी की वर्दी पहन के, उनके ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन के तौर पर टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर लाइव जाते हुए सवाल के जवाब में आप विंक कर रहे हैं। अब जो अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के कुछ इलाकों में है वो इस पर स्माइल करेंगे और कहेंगे कि इट इज़ फाइन। तो मैं आपको थोड़ा सा कल्चरल कॉन्टेक्स्ट रखता हूँ, क्योंकि लीडरशिप जब मैं पढ़ाता था तो यही समझाते थे स्टूडेंट्स को कि हर चीज़ हर जगह पर आप नहीं कर सकते। बस एग्जांपल देता हूँ आपको। अमेरिका में अगर आपको कोई जफ्फी लगाता है तो फिर हाथ नहीं मिलाता। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जब मैं नया नया अमेरिका में आया तो मैं जफ्फी लगाता था, अगर किसी को मिल रहा हूँ उसके बाद हाथ भी बढ़ाता था। तो अमेरिकी हैरान हो जाते थे कि पागल है, जफ्फी भी लगा रहा है उसके बाद हाथ भी मिला रहा है। अब हमारे कल्चर में हम जफ्फी भी लगाते हैं और हाथ भी मिलाते हैं। अमेरिका में या हाथ मिला लीजिए या जफ्फी डाल लीजिए। अब कल्चरल फ़र्क है, छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। हर कल्चर के अपने अच्छे और बुरे होते हैं। ग्रीट हॉफस्टेड ने यह कहा था कि कल्चर कभी भी अच्छे और बुरे नहीं होते, वो मुख्तलिफ होते हैं। एक जर्मन स्कॉलर हैं जो कल्चर के ऊपर जिन्होंने बहुत लिख रखा है। और वापस आते हैं, अब अगर आप बात करें तो US, यूरोप के कुछ इलाके
जहाँ पर अगर आप विंक करते हैं बात करते हुए मर्द मर्द के दौरान या मर्द औरत के दरमियान, तो यही समझा जाता है कि अगर आप ये भी कह सकते हैं मैं मजाक कर रहा हूँ, या ये भी कह सकते हैं कि तुम्हें मेरी बात समझ आ गई, या ये भी कह सकते हैं कि अंदर की बात यही है, अटेंशन आप उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा दे रहे हैं। हल्का सा फ्लर्ट भी हो सकता है इसके अंदर, लेकिन मतलब अगर यही काम DGISPR किसी यूरोप के DGISPR होते और आगे उन्हीं इलाकों की जर्नलिस्ट होती और ये कर रहे होते DG साहब, तो शायद इस तरह हम इस स्टोरी को कवर ना कर रहे होते। आगे चलें। आयरलैंड में एक्सेप्टेड है, टीम स्पिरिट है यूजली कि हम दोनों इकट्ठे हैं। जब आप किसी को आंख मारते हैं तो उसका मतलब है कि हम एक ही टीम हैं, हम इकट्ठे ही काम कर रहे हैं। अरब कंट्रीज़ जितनी भी हैं बहुत मायूब समझती हैं। एक दफ़ा तो मेरे सामने ऐसा वाक़या हुआ था फास्ट फूड पे कि कोई वहाँ का लोकल अरबी जो अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर ऑर्डर के लिए गया, पहले उस लड़के ने ऑर्डर लिया, फिर उनका मैनेजर जो कि वेस्टर्न था उसने बात करते हुए ख़ातून से ऑर्डर लेते हुए आंख मार दी और वहाँ पर एक वबाल मच गया। ये मैं को आज से 15 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो इसलिए जब यूनिवर्सिटीज़ में हम लीडरशिप पढ़ाते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ाते हैं, तो ज़रूर ये ट्रेनिंग करवाते हैं कि दूसरे कल्चर्स के अंदर आपने कैसे एक्ट करना है इनटू डिफरेंट सिचुएशंस। अब आगे चलते हैं। लाते तो ऐसा लगेगा कि या तो हमारे पास कोई जिनशन है, मेरे पास जो जब मैं आपको खबर देता हूँ तो चंद दिन के बाद वो खबर ऐसे ही लगती है जैसे मैंने ही वो लिखी हुई थी, और या आपको लगता है कि उस बंदे के साथ मैं मिला हुआ हूँ, वरना इतनी एक्यूरेसी कैसे खबर में आ सकती है। आपको जब पूरी खबर सुना देते हैं तो फिर आपको बताते हैं कि नहीं, जिनशन हमारे पास कोई नहीं है। लेकिन वजह यह है कि जब आप एनालिसिस करते हैं या इन्फॉर्मेशन डीप डाउन लेते हैं तो कई दफ़ा चीज़ें आप पर वक्त से पहले बहुत वाज़ेह हो जाती हैं। आपको याद होगा कोई 2 महीने पहले हमने एक स्टोरी की थी डकी भाई की। डकी भाई जो पाकिस्तान में एक बड़ा यूट्यूबर है और उसके 9 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उनको उठा लिया था और उनके ऊपर मुतअद्दिद FIRs केसेस, उनका रिमांड पर रिमांड चल रहा था। और तब हमने आपको बताया था कि असल में ये 2 एजेंसीज़ की लड़ाई है। शुरू में डकी भाई को अच्छा फेंटा लगाया, फेंटा मतलब उस केस में लंबा रखा, तशद्दुद भी हुआ होगा, आज उन्होंने सब कुछ खोल दिया खैर। और उसके बाद हमने आपको बताया था कि अब MI ने बीच में छलांग लगा दी है और अब उन्होंने वही लोग जो ISI के बिहाफ पर डकी भाई को उठा रहे थे, उनको अब MI ने उठा लिया है। याद आ गया आपको? अब आपको आज की स्टोरी बताते हैं और आपको लगेगा कि ऐसा ही था जैसे उस टाइम मैं वहां मौजूद था और वो स्टोरी मैं खुद लिख रहा था। आज डकी भाई ने एक व्लॉग किया है और कहा है कि मेरे 100 दिन जेल में और उसके बाद मेरा कम बैक। उसमें उन्होंने अपने मुंह से वो तमाम बातें बता दी जो हमने आपको 2 महीने पहले ही बता दी थी। उन्होंने सब कुछ खोल के रख दिया कि उनके साथ क्या कुछ हुआ और कहां मिलिट्री इंटेलिजेंस इन्वॉल्व हुई और उन्होंने फिर क्या किया। आपको मज़ा ना आए तो पैसे वापस, आपको खुशी होगी कि जो टाइम आप हमारे साथ और मेरी टीम के साथ स्पेंड करते हैं कि हम अक्सर वक्त से पहले वो चीज़ें आपके सामने खोल के रख देते हैं। अब इस केस की कुछ जहतें हैं जो आज भी डकी भाई बेचारे नहीं खोल के रख सके, वो हम अब खोल के रख देंगे। तो पहले आज डकी भाई का ये जो व्लॉग आया, इसमें उन्होंने ज़मीन पर बैठे थे। अच्छी उनकी वो पहले तो अप्रोच अच्छी थी, पीछे सोफ़ा था वो उस पर नहीं बैठे थे, ज़मीन पर बैठ के उन्होंने वीडियो बनाई। ही नोज़ कि वो किन लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों को क्या अच्छा लगेगा। ज़मीन पर बैठ के वो थोड़े से जाहिर है मिटे हुए लगेंगे, आजिज़ लगेंगे, मजलूम लगेंगे, तो इसलिए उन्होंने ज़मीन पर बैठ के पहली चीज़, मैं ऑप्टिक्स की बात कर रहा हूँ, वीडियो करवाई। आपको याद है कि मैंने डकी भाई के लिए आवाज़ उठाई थी क्योंकि मेरे ख्याल में उनके साथ ज़्यादती हो रही थी, एक बार नहीं बार बार उठाई थी। फिर डकी भाई की उसी केस में जब MI वालों ने डकी भाई पर जुल्म करने वालों को उठा लिया था तो हमने उनके लिए भी आवाज़ उठाई थी, आपको याद होगा। आज पहले डकी भाई का सारा एनालिसिस आपके सामने रखते हैं, फिर आपको बताते हैं हुआ क्या। तो डकी भाई ने आज अपना शुरू किया व्लॉग ज़मीन पर बैठकर, कुछ 40-45 मिनट का व्लॉग था। उसमें उन्होंने कहा, तफसील से कहा कि कैसे NCCIA ने उन्हें पकड़ा। वो उन्होंने बताया कि वो और उनकी बीवी अरूब जतोई मलेशिया जा रहे थे, कोई उनके टूरिज़्म ने उन्हें इनवाइट किया हुआ था। एयरपोर्ट पर पहुँचे तो एयरपोर्ट पर उन्हें पूछा गया कि आपके ख़िलाफ़ कोई FIR है, उन्होंने कहा नहीं, और उसके बाद वो उनको साइड पे ले गए और फिर उन्हें हथकड़ी लगा ली और NCCIA के दफ्तर ले गए। बीवी उनकी जो है वो घर चली गई, उनको वहाँ ले जाकर इन्वेस्टिगेशन की गई, उनसे उनके जो एडसन्स, उनके जो यूट्यूब और उनके दूसरे बैंक अकाउंट्स वगैरह के सारे पासवर्ड ले लिए गए। अगले 2 दिन के अंदर उनके ऊपर तशद्दुद शुरू हो गया। सरफराज चौधरी, जी हाँ वही, वो जो कहते थे
कि मैं अपनी नौकरी के दौरान ही शहबाज गिल को बाहर से पकड़ के लाऊंगा। याद कीजिए, आपको बार बार वीडियो रिकॉर्ड करवाते थे और कहते थे कि हमारी बहन मरीम नवाज़ पर वो तनकीद करते हैं, याद होंगी आपको उनकी वो वीडियोस। तो शहबाज गिल को तो मैंने बाहर से पकड़ के लाना है और यहाँ कानून के दायरा इख्तियार में लाना है। वही सरफराज चौधरी साहब डकी भाई बताते हैं कि उनको थप्पड़ मारते रहे। फिर डकी भाई ने यह भी बताया कि उन्होंने मुझे ज़मीन पर बिठाया, मेरे हाथ ऊपर करवाए, मेरे पीछे एक और कांस्टेबल को खड़ा किया, एक छोटे बच्चे 7, 8, 10 साल के बच्चे को फ़ोन किया, वीडियो कॉल पर पहले दिखाया कि देखो ये है ना वो डकी भाई जिसकी तुम वीडियोस देखते हो। बच्चे ने कहा हाँ। फिर पीछे से मुलाजिम ने थप्पड़ मारने शुरू किए। बच्चा डर गया, सहम गया। फिर उन्होंने कहा कि अब इसकी दोबारा वीडियोस देखोगे? तो उसने कहा कि नहीं देखूंगा। फिर उन्होंने कहा डकी भाई को गालियां दो। तो डकी भाई ने वो गालियां देकर भी बीप चला दी उन्होंने, लेकिन गालियां देकर भी बताया कि फिर उस बच्चे ने मुझे गालियां दी।